हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अभी जो लास्ट वीडियो फिनिश हुआ था उसके 10 मिनट बाद मैथ्स की क्लास लेकर के आऊँगा, स्पेशली फॉर सीटेट प्राइमरी पेपर। और जो भी लोग ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट प्राइमरी की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर ज़रूर कर दें, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी वर्ग का परिमाप, पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखो, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप ना दो चीज़ बना लो। यहाँ पे दो चीज़ कैसे बना लोगे, एक तो आप बना लोगे वर्ग, एक आपने वर्ग बना लिया और एक आपने बना लिया यहाँ पे आयत। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, वर्ग का परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो मुझे ये बताओ, जब 20 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप दे रखा है तो यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल सकते हो आप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है, तो 4 गुणा भुजा बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ से भुजा आ जाएगी आपकी, भुजा आ जाएगी 20/4, मतलब यहाँ से भुजा आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग की भुजा आ गई सर वो 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आ गई। इसको एक बार दोबारा से बना दूँ। हाँ, कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो देखो, आयत की चौड़ाई कितनी है यहाँ पे, वर्ग की चौड़ाई के बराबर। तो वर्ग की चौड़ाई कितनी है यहाँ पे, 5 है, तो आयत की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग की चाहे लंबाई ले लो चाहे चौड़ाई ले लो, दोनों कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती है। इतनी बात ध्यान रखना। और इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, मतलब लंबाई है जो आयत की वो चौड़ाई की दुगनी है। आयत की चौड़ाई कितनी है, 5 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट में, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ बना दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये है आपका आयत, ये आपका आयत है, और ये इसकी हो गई लंबाई, और ये इसकी हो गई चौड़ाई। तो आप देख लो कि 10 लंबाई है, 5 चौड़ाई है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 गुणा 5 बराबर आ जाएगा 50 आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 18 और 15 सेंटीमीटर है, तथा बक्से बी की 18, 12, 5 सेंटीमीटर है। तो बक्सा ए का आयतन बक्से बी के आयतन का कितना गुना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि दो चीज़ें हैं। एक तो बॉक्स ए है, ठीक है, एक तो मान लो बॉक्स ए हो गया। ठीक है, बॉक्स ए ये हो गया आपका, ये आपका हो गया बॉक्स ए, और दूसरा बॉक्स है बॉक्स बी। दो बॉक्स हैं, ठीक है, दो बॉक्स के बारे में बात की गई है। अब आप देखो, बॉक्स हैं तो उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी होगी। तो यहाँ पर देखो, पहले बॉक्स की जो लंबाई है वो 20 है, चौड़ाई है 18 और ऊंचाई है 15। अगर आप पहले बॉक्स का आयतन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पहले बॉक्स का आयतन निकालोगे तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमने गुणा कर ही दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखो, 15 की 20 से गुणा करोगे तो आएगी 300, और 300 की 18 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 18 तियाँ 54, यानी 5400। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहले कितना आ गया, 5400 आ गया। दूसरा देखो, दूसरे की जो बक्से बी की लंबाई कितनी है, 18 है, तो यहाँ पे लिख लो 18। चौड़ाई कितनी है, 12 है, तो चौड़ाई लिख लो यहाँ पे 12।
और ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 5 है, तो ऊंचाई लिख लो यहाँ पे 5। अब यहाँ पे इनकी गुणा करोगे तो 12 पंजे कितने होते हैं 60 होते हैं, 60 गुणा 18, ठीक है। 18 सिंह कितने होते हैं 108 होते हैं, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1080 इसकी गुणा करोगे तो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपसे कि बक्से ए का आयतन बक्से बी के आयतन का कितना गुना है। तो 5400 को आप क्या करोगे 1080 से भाग दे दो, सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 0 0 काट दो यहाँ से। अब आप 108 से इसको भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, 5 गुना होगा। ऑप्शन नंबर बी कितना है 5 गुना होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है की बात कर रहा है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो पहला चेक करते हैं सबसे पहले। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग का की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है बराबर है 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले, 10 सेंटीमीटर लंबाई हो गई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले। तो 0.1 मीटर की जो चौड़ाई करोगे तो भी कितनी आ जाएगी, वो 10 सेंटीमीटर ही आएगी चौड़ाई। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल भी बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल भी, वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पहला सही है, हमें छांटना है इसमें से कौन सा सही नहीं है वो छांटना है ना हमें। तो पहला सही हो गया। आगे देखो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर। तो आप देखो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर हो गया ये, और 5 सेंटीमीटर जब निकालोगे तो 5 सेंटीमीटर में आपके आ जाएंगे 0.05 मीटर, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो 1.05 मीटर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे रहे हैं 1.5 मीटर। तो ये आपका यही गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। एक संतरे का मूल्य कितना है 5.5 रुपये। तो 5.5 का मतलब ये क्या हुआ 5.5 रुपीज, ठीक है। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो ये तो हो गया संतरे का मूल्य, ठीक है। एक संतरे का मूल्य इतना हो गया और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है आपका 80 रुपये। कितना है 80 रुपये है। तो 1.5 दर्जन संतरे। अब मुझे बताओ कि 1.5 दर्जन में कितने संतरे आएंगे। 2 दर्जन में 24 आएंगे, ठीक है। आधे में आएंगे, सॉरी 1 दर्जन में 12 आएंगे और आधे में आएंगे 6। तो 1.5 दर्जन में हो गए आपके 18 संतरे। अब मुझे बताओ कि एक संतरे का मूल्य कितना है 5.5 है। तो 18 इंटू 5.5 कर सकते हो ना आप। तो गुणा कर लो, 18 पंजे 90 का 0 हासिल 9, 18 पंजे 90 और 9 99। तो 99 रुपये के आपके हो गए संतरे, ठीक है। अब आ जाओ सेब पर। 3/4 किलोग्राम सेब। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है 80 रुपये है। तो 3/4 सेब आपको लेना है, तो गुणा कर दो सीधे 3/4 से। तो इसको काटोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 रुपये के आपके सेब हो गए। टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 99 रुपये के आपके क्या हो गए थे संतरे हो गए थे, 60 रुपये के आपके सेब हो गए। तो आपका हो जाएगा 9 6 15 एक, अच्छा 1 और 3/4 कह रहा है। सुनो अभी यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है। यहाँ पर हमने क्या गलती कर दी है, 1 और 3/4 सेब की कह रहा है ना। यहाँ पे ये था, हमने केवल 3/4 पढ़ लिया, 1 और 3/4 है। तो 1 और 3/4 का मतलब क्या होता है, 4 एकम 4, 3 7/4 गुणा कर दो 80 से, 4 से काटोगे तो आ जाएगा 20। 20 सत्ते होते हैं 140। 140 रुपये के सेब हो गए और 99 रुपये के हो गए आपके संतरे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 140 रुपये के सेब हैं, 99 के संतरे हैं, जोड़ दो दोनों को 9 4 13 का 3 हासिल 1, 239 रुपये के आपके टोटल रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ें। 70 560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पे 70 560 लिख लो और इसमें 5 का स्थानीय मान देखो। 5 का स्थानीय मान 5 के नीचे यहाँ पे 5 लिख दोगे और जितने भी नंबर आ गए हैं उतने जीरो लगा दोगे। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। और 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 के नीचे 6 लिख दोगे, इसके आगे जितने भी जीरो हैं जितने भी नंबर हैं उतने ही जीरो लगा दोगे। यहाँ पे 1 नंबर है तो 1 जीरो लगा दिया। तो 500 गुणा 60 मतलब 5 का स्थानीय मान 500 है, 6 का स्थानीय मान है 60, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, 1 2 3 3 जीरो आगे आएंगे तो 30,000 आंसर हो जाएगा इसका।
आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि 30, 10, 301 को किससे भाग देना है, आपको 43 से भाग देना है। तो 30, 10, 301 को जब भाग दोगे किससे, 43 से, तो कैसे दोगे, तो 30, 10, 301, ये तो आप कर ही लोगे ना, ये तो आप कर ही लोगे। तो कितना यहाँ पर ये कह रहा है कि भागफल, भाग करने पर भागफल आएगा, तो 43 से इसको भाग देना है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, पहली बार जाएगा ये, अगर भाग दोगे तो 7 से जाएगा। जब ये 7 से जाएगा तो कितना जाएगा, 7 या 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, ठीक है, चला गया, पूरा पूरा कट गया। कितना उतरेगा, 0 उतरेगा। 0 में भाग जाएगा नहीं तो ना जाने के 0 लगा दो। फिर 3 उतरेगा, 3 में भाग नहीं जाएगा, ना जाने के 0 लगा दो। फिर 0 उतरेगा, फिर कितना हो गया, 30। फिर भी देखो ये 43 30 से बड़ा है, अब भी नहीं जाएगा, तो फिर लगा दो यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे अब 1 उतार लो, ठीक है, अब 1 उतार लोगे, यहाँ पे 1 उतारोगे तो यहाँ पे जब 1 उतारोगे तो फिर से जाएगा 7 बार, तो 301। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा भाग है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, और सिंपल सा भाग था और इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ें, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गुणनफल 30,001, गुणनफल 30,001 गुणा 101 में से क्या घटाया जाए कि आपको 30,003,11 मिल जाए। तो अब यहाँ पर देखो कि सवाल आपको मान लो इस तरीके से आ जाए कि 4 गुणा 3 में से क्या घटाया जाए कि आपको 5 मिल जाए। तो आप क्या करोगे, इन दोनों की गुणा करके 4 3 12 में से क्या कर दोगे, 5 घटा दोगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात तो है। तो आपको यहाँ पर भी यही करना है, यहाँ पर भी आपको यही करना है कि इन दोनों की गुणा कर लो, पहले इन दोनों की गुणा करोगे तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, तो आप गुणा करके देख लेना, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। गुणा तो आपको करनी आती ही होगी, तो मैं आपको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। इसकी जो इन दोनों की गुणा आती है वो आएगी 30, 30, 101। इसमें से आप ये घटा दो 300, 311, ठीक है, ये घटा दोगे। जब इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कितना बचेगा, माइनस करोगे 300, 311, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 27, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो आपका आएगा, अगर मैं इसको घटाता हूँ 2790, ठीक है, 2790 यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 2790। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो एक बार मैं आपको इसको डिटेल में करके दिखा देता हूँ कैसे आप करोगे इस चीज़ को। देखो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। देखो आप इसकी गुणा करने के लिए आप इसको ऐसे तोड़ लो, 30,001 है ना ये, तो आपको बिल्कुल 30,000 प्लस 1 को तोड़ लो इसमें इस तरीके से, और गुणा कर दो इसमें 101 की गुणा कर दो, ठीक है। अब इसमें इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो गुणा करोगे जब इसकी इसमें तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए, और इसके अलावा गुणा करोगे तो 3 एकम 3 जीरो, 303, ठीक है। माइनस ये प्लस कर दो यहाँ पे 101, और माइनस करना है आपको 300, 311, इसको माइनस करना है। अब यहाँ पे इसको माइनस कर दो, तो देखो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लो। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3030 और 101 आ गया, माइनस करोगे 300311। अब इसको जब घटाओगे, इसको जब माइनस करोगे तो 1 में से 1 गया 0 बचेगा, और यहाँ पे से क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 10, तो 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2790 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ जाते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आगे देखते हैं। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 18 व 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर होता है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो सबसे छोटा सार्वगुणज होता है ना, उसको हम कहते हैं एलसीएम। क्या कहेंगे, एलसीएम। और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। तो बस आपको क्या करना क्या है, 36 और 60 का एलसीएम निकाल लो। 36 और 60 का एलसीएम निकालोगे ना, तो कैसे निकालोगे, देखो 2 से काटोगे तो 18 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 15, फिर 3 से काटोगे, 3 3 9, 3 5 15,
फिर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, फिर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ से 5 से काटोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आ गए इसके फैक्टर। तो इनका सबसे छोटा सागुणा जो होगा 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, दूनी 180, इसका आ गया लासा। ठीक है, इसका मासा निकाल लो, 18 और 45 का मासा निकाल लो। तो यहाँ पे देखो, रुको एक मिनट, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं। 18 और 45 का मासा कैसे निकालोगे? तो मैंने मासा निकालने के लिए क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि सबसे बड़ा सा बड़ा एक ऐसा नंबर लोगे जिससे दोनों कट जाएं। तो 9 है, 9 से देखो आपका 18 कट जाता है, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। अब बताओ 2 और 5 में से दोनों नंबर किसी एक से कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो इन दोनों का जो SCF आ गया वो 9 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके लासा को भाग देना है किससे? इसके मासा से। तो 180 को सिंपली भाग दे दो किससे? 9 से भाग दे दो। 9 से भाग दोगे तो 9 दूनी 18, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई बराबर हैं। 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब होता है 100। ठीक है, 11 सैकड़ा, 11 गुणा 100 मतलब 1100 प्लस 12 इकाई किसके बराबर है? 12 गुणा 1। देखो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ऐसे कर लो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से। 10 दहाई, 10 गुणा 10, दहाई 10 की होती है, प्लस 11 सैकड़ा, 11 गुणा सैकड़ा कितने का होता है? 100 का होता है। 12 इकाई, 12 गुणा इकाई होती है 1 की। ठीक है, तो 10 दहाई कितने हो गए? ये 100 हो गए, प्लस 11 की 100 से गुणा करोगे तो 1100 आएगा। ठीक है, और 12 की 1 से गुणा करोगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे 100 और 1100 कितने हो गए बताओ? 1200 हो गए। और ये 1200 में अगर 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1212। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुनीता जी ही केवल आंसर दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अब देखो यहाँ पे 42 के फैक्टर्स की संख्या निकालनी है। तो 42 को आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे पहले। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3 7 जार 21, फिर 7 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका आ गया, इसके फैक्टर आ गए 42 के 2, 3 और 7, ये फैक्टर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी आएगी? यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर भी 7 की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 हो गई। ये तो आपको क्लियर हो गया ना, क्योंकि जब कुछ पावर नहीं है तो एक पावर होगी। अब देखो यहाँ पे गुणनखंडों की जब संख्या निकालोगे तो आप करोगे क्या? जो भी मैक्सिमम पावर है उसमें एक जोड़ दोगे। एक में एक जोड़ोगे कितना आएगा? 2। यहाँ लगाया गुणा तो गुणा लगा दो। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 की 1 है तो इसमें एक जोड़ दो, 2। यहाँ भी 7 की पावर 1 है तो यहाँ पर भी एक जोड़ दो, एक जोड़ोगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, कितना आ गया? 8। तो गुणनखंडों की संख्या आपकी आ जाएगी 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐसे आप किसी भी संख्या के फैक्टर निकाल सकते हो। मैं आपको एक संख्या के फैक्टर और निकाल के बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे निकालने हैं 48 के, मुझे फैक्टर निकाल 48 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो 2 से भाग करूँगा पहले, 24 आएगा। फिर 2 से भाग करूँगा, 12 आएगा। 2 से भाग करूँगा, कितना आएगा? 6 आएगा। 2 से भाग करूँगा, 3 आएगा। और 3 से भाग करूँगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया? 2 आया आपका, 1 2 3 4, 2 आया आपका 4 बार। तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, इतनी बार समझ गए। अब देखो मैंने कहा था कि जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसमें एक जोड़ेंगे। यहाँ पे 4 मैक्सिमम पावर है तो 4 में एक जोड़ेंगे 5, और 1 मैक्सिमम पावर यहाँ पे है तो 1 में एक जोड़ेंगे तो 2। 5 दूनी 10। तो 48 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 34 88 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और 24 78 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल में कितना अंतर होगा? अब आप 34 88 को 12 से भाग दो पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो 12 दूनी 24, कितना आएगा? यहाँ पे बचेगा 10। ठीक है, 8 आ गया। 12 निम्न 108। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे? 8। और यहाँ पे 8 में भाग जाएगा नहीं तो ना जाने के 0 लगा दो। ये आपका आ गया कि 34 88 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। तो शेषफल कितना बचा? यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, अब 24 78 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। 11 से भाग तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 7 आ गया।
11 दूनी 22, 5 बचेगा, 8 तेरह, 11 पंजे 55। तो यहाँ पे आपका जो शेषफल बचेगा वो 3 बचेगा। तो 8 में और 3 में अंतर निकालना है, तो 8 में से 3 गए तो सर कितने बचेंगे, तो आपके बचेंगे 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए सही, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलती है। स्टेशन पी है, चल रही है 8:18 AM पर। ठीक है, सुबह के बज रहे हैं, AM का मतलब सुबह हो गई, सुबह चल रही है। और स्टेशन क्यू पर उसी दिन पहुंचती है 10:28 PM पर। 10:28 PM का मतलब है सर कि वो रात में पहुंच रही है। अब मैंने आपको बताया है कि जो रेलवे की समय प्रणाली होती है ना, उसमें हम 24 घंटे वाली समय प्रणाली यूज़ करते हैं। 24 घंटे वाली क्या करते हैं, समय प्रणाली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो आपको पता है ना कि दिन में 12 बजे के बाद 13 बजता है। तो ये बताओ रात के 10 बजे कितना बचेगा, रात के 10 बजे बजेगा 22। तो देखो दिन में तो 12 बजे तक तो हम सिंपल चलते हैं, रात के 12 बजे के बाद 1 बजता है, फिर 2 3 4 5 6 7, दोपहर के 12 बजे तक तो आप 12 पे चलोगे। दोपहर का जब 1 बजेगा तो आप 13 गिनोगे उसे। तो ऐसे चलोगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, तो रात में जो 10 बजते हैं तो उसको हम कहते हैं 22। तो यहाँ नहीं, कहने का मतलब यह है कि 22:28 पर पहुंच रही है और 8:18 पर चली है। तो कितना समय उसने लिया, तो 22:28 पर पहुंची, 8:18 पर चली। घटा दो इसको, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 12 में से 8 गया 4। तो 14 घंटे 10 मिनट का उसने समय लिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस। देखो दो चीज़ें यहाँ पे, एक यहाँ पे बर्तन ये हो गया जिसमें आपका 14 लीटर और 280 मिलीलीटर है एक में। दूसरे में देखो क्या है, दूसरे में है 18 लीटर और 830 मिलीलीटर है गाजर का। ये है गाजर का और ये आपका है संतरे का। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। जब इन दोनों को मिला दोगे सर, तो मुझे बताओ, जब इन दोनों को मिला दोगे तो 14 लीटर किसका है, आपके संतरे का, 18 है आपके गाजर का। तो कितना बनेगा, 14 और 18 कितने हो गए, 14 और 18 आपके हो गए 32 लीटर बन गया। और ml कितना बना, 830 और 280। तो ये आपका बनेगा 8 2 10 हज़ार हो गया, 1100 हो गया, 1110 ml, 1110 ml बना आपका। ठीक है, तो 32 लीटर तो बन गया, ये बन गया यहाँ पे 1110 ml। तो इन दोनों को जब मिलाया गया तो मिक्स होने पे कितना बना, 32 लीटर प्लस 1110 ml यहाँ पर बना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करोगे, ये कह रहा है कि इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। ठीक है, अब यहाँ पे 15 बोतल और एक बोतल में कितना आता है, 1.5 लीटर आता है। तो कुल कितना आएगा 15 बोतल में, निकालो 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 22.5 लीटर जूस आ जाएगा। 22.5 लीटर मतलब ये हुआ कि 22 लीटर 500 ml जूस आएगा 15 किसमें, बोतलों में। ठीक है, शेष कितना बचेगा, अब देखो यहाँ पर देखो, 32 में से आप सबसे पहले क्या करोगे, 32 में से 22 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 32 में से 22 घटा दो, कितना आएगा आपका, आ जाएगा 10 ml, 10 लीटर, सॉरी 10 लीटर आ जाएगा। 32 में से जब 22 घटाओगे, 32 लीटर में से 22 लीटर घटाओगे तो आपका आ जाएगा 10 लीटर। और अगर आप 1110 में से 500 घटा दोगे, घटा दो, कितना आ जाएगा, 0 1, 11 में से 5 के 6। तो देखो 10 लीटर 610 मिलीलीटर आएगा। तो किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेने ने खा लिया, कोई भी नाम ले सकते हो, रेनू ने खा लिया, और शेष पिज्जा को 12 बराबर बच्चों में बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक को कितना पिज्जा का भाग मिला होगा। देखो पिज्जा का एक भाग था और एक में से 1/4 भाग खा लिया किसने, रेने ने खा लिया। तो एक भाग पहले से था, एक में से 1/4 खा लिया गया, तो 1/4 घटा दो एक में से, तो कितना भाग बचा आपका, 3/4 भाग शेष बचा। ठीक है, इतना भाग शेष बचा। अब हुआ क्या, इतने भाग को 12 बराबर बच्चों में बांट दिया गया। तो 3/4 को अगर 12 बराबर बच्चों में बांटोगे तो 12 से भाग दोगे तो 12/1 हो जाएगा ये। तो 3/4 गुणा 12/1, एक मिनट रुकना, मिटा दूँ इसको, सही से कर लूँ। 3/4 गुणा 12/1, सॉरी 1/12 कितना हो जाएगा, 1/12। तो 3 से काटोगे, 3 चौक 12,
तो ये हो जाएगा आपका 1/16। मतलब यह है कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, आप 1/16 भाग मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर। तो कैसे निकालोगे इसको, देखो हमने ये मान लिया कि 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, 6 घंटे में सेकंड कितने होते हैं भले बताओ। 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, अब यहाँ पे इसको दो भागों में बांट लो, इस क्वेश्चन को दो भागों में बांट लो। 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, तो 6 घंटे में सेकंड निकालने के लिए 6 घंटे में पहले मिनट निकालो। 6 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 से गुणा कर दोगे। फिर ये बदल गया मिनट में, अब मिनट को सेकंड में बदलोगे तो फिर से 60 से गुणा करोगे। तो ठीक है, ये हो गया 6 घंटों में सेकंडों की संख्या बराबर कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। कितने दिनों में हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया कि x दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो x हमने मान लिया, ठीक है, x दिनों में। अब देखो x दिन हो गए, x दिन को पहले बदलो घंटों में, तो एक घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। तो ये बदल गया, दिन बदल गए घंटे में। अब घंटों को बदलोगे मिनट में तो 60 से गुणा करोगे। अब आप कहोगे सर कि इसको क्या सेकंड में बदलना है, नहीं, अब हमें नहीं बदलना है सेकंड में। क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा है कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। हमने दिन को केवल मिनट में बदल लिया। दिन था ये, 24 से गुणा करी तो घंटे हो गए, 60 से गुणा करी तो मिनट हो गए। यहाँ हमने दो भाग में अपने क्वेश्चन को बांट लिया। अपने क्वेश्चन को हमने यहाँ पर क्या किया, दो भागों में बांट लिया। पहला भाग था 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, तो 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितनी होगी, 6 को बदलोगे पहले मिनट में, 60 से गुणा किया, और मिनट को फिर सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से गुणा करिए। 6 घंटे में सेकंडों की संख्या आ गई बराबर कितने दिनों में मिनटों की संख्या। हमने मान लिया कि x दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो अब यहाँ देखो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा आपका 60 गुणा 60/24। तो 6 से काटोगे 10, 6 चौक 24, 4 से काटोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये 15 दिन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन के बराबर हो जाएगा, 15 दिनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 15 डेज, कितना होगा 15 डेज यहाँ पे आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो था ना ये आपका 6 था, हमने यहाँ पे गलत लिख लिया है, यहाँ पर ये 6 होगा। ठीक है, ये आपका 6 होगा, 6 गुणा 60। तो यहाँ से इसको भाग दोगे तो देखो, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं और अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने गलत डाल लिया था, ये 6 गुणा 60 है, 6 गुणा 60 बटे यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, तो 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे निकाल दोगे x, तो 6 चौक 24, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 15। ये चीज़ ध्यान रखना, 15 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो इतने क्वेश्चन थे आपके, 15 क्वेश्चन आते हैं ना मैथ में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, और 15 नंबर की पेडागोजी आती है, आपको पता होगा। तो पेडागोजी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन थे पेपर के, मैंने वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और समझ में आई है तो फिर इस पोस्ट को लाइक करें। और एक मेरा चैनल है DC टीचर्स अकेडमी, जिस नाम से मेरा पेज बना हुआ है, DC टीचर्स अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है। उस पर मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, चाहे वो आपके साइकोलॉजी के वीडियो हो, चाहे आपके मैथ्स के वीडियो हो। अगर आप CTET, UPTET या किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको भर्ती से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।